स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अर्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते राजधानी जयपुर बीजेपी कार्यालय में गुलाब चंद कटारिया मीडिया से मुखातिब हो रहे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बात कहते हैं ना, किसानों ने अपने डिमांड नोट जमा करा दिए एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए, जिनके कहते हैं ना कि आज आओ कल ले जाओ। ऐसी घोषणा विधानसभा में की थी कि आज कनेक्शन के लिए अप्लाई करो, आप कल कनेक्शन ले जाओ। लेकिन 6-6 महीने शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी, जिन्होंने डिमांड नोट जमा करा रखा है, उनको भी कनेक्शन देने की स्थिति में आज की तारीख में सरकार नहीं है। तो एक तरह से, और जितना आज की तारीख में जो है ना बिजली चोरी है वो घटाने की बात तो कही, लेकिन बिजली चोरी राजस्थान में घटी नहीं। आज भी 18-19% बिजली चोरी का आंकड़ा है जो ये सरकार किसी प्रकार। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमारे टाइम पर जब 80,000 करोड़ से अधिक इन सारी कंपनियों का जब घाटा हो गया था, तो हमने उदय योजना के तहत 62,000 करोड़ रुपया एक तरह से लेकर के उनको चुका करके इनकी स्थिति सुधारी। लेकिन दुर्भाग्य से आज राजस्थान का बिजली बोर्ड की ये कंपनियां 82,000 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में आकर फंस गई है। इसका मतलब यह है कि किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से हम डिपार्टमेंट चलाते हैं, ये अपने आप में एक तरह से दिखता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ी है, और आज जो राजस्थान पत्रिका ने एक विधानसभा के क्वेश्चन के उत्तर को अपना आधार बना करके जो फिगर दिया ना, वो आपका, मेरा और राजस्थान की जनता का सर शर्म से झुका देता है। मतलब पहली बार मासूम बच्चियों के बारे, नाबालिग बच्चियों के अंदर है ना 1350 एफआर लगी है। और उस एफआर में भी अगर आप आंकड़ों को आगे पढ़ोगे तो आपको माथा पकड़ना पड़ेगा। इस एफआर में 42% एफआर ये जो मेवात एरिया भरतपुर का उसमें है, और 38 और 39% एफआर इसमें से और अलवर में है। ये जो मेवात एरिया है, इसका मतलब वहाँ झूठे मुकदमे ज़्यादा बनते हैं। ये जो आप इंडिकेशन दे रहे हो मेवात का, ये आपकी तुष्टिकरण की इससे बड़ी सबूत और मुझे कोई समझ में नहीं आती जो होती है। राजस्थान में लगभग इस सारे जो है ना 1 जनवरी 20 से लेकर के 31 जनवरी 22 तक 6,467 मुकदमे पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए। उसमें से 1350 को आपने एफआर लगा कि 20%। और इससे भी बड़े दुख की विषय यह है कि जो 5,000 मुकदमे आपने कोर्टों में चालान किया, उस चालान में भी आज की तारीख में पेंडेंसी कोर्ट की है 89% से लेकर 92%। इसका मतलब फैसल होता है 10%, और 10% में भी सज़ा होती है वो लगभग 50% सज़ा होती है। तो इसका मतलब जो 6,400 केस दर्ज हुए, उसमें से केवल 250 या 52 केसों में सज़ा दर्ज हुई। इसका मतलब हम इस नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में दुष्कर्म की दृष्टि से, मैं जब गृह मंत्री था, मुझे जब चार्ज मिला तब राजस्थान दूसरे नंबर पे था। मैंने प्रयत्न करके उसको चौथे स्थान पे ले गया हिंदुस्तान के राज्यों की तुलना में। आज की तारीख में लगातार 2 साल से नेशनल क्राइम रिपोर्ट के तहत है ना राजस्थान अब जो है आपका पहले नंबर पर आज की तारीख में आ गया। मैं आपको इस बार के थोड़ा सा फिगर देता हूँ नवंबर तक के आंकड़ों का, कि लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है इस सरकार की। मुकदमों की जो है ना, ये जो 2020 में जो हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं 2,41,000, वो 21 में हो गए 2,66,000, और अभी 22 में हो गए 2,96,000। इसका मतलब 20 से लेकर 22 तक में जो वृद्धि है हमारे यहाँ मुकदमों की, वो लगभग 22.69% है, जो अपने आप में एक है। ये कई बार कहते हैं ना, हमने इसलिए मुकदमे ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमने छूट दे रखी है मुकदमे दर्ज कराने की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, इन मुकदमों में कोई दर्ज करने के लिए मना कर सकता है क्या? तो महिला अपराध की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, बलात्कार, अगर कोई बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने आएगा तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते, चाहे कोई सी भी सरकार, कोई थानेदार रहा हो। है ना 4,898 थे 20 में, और 21 में हो गए हैं ये 5,877। और आज की तारीख में इस साल अभी तक नवंबर का बता रहा हूँ मैं, 6,709 मुकदमे दर्ज हुए, अर्थात 36 से 37% की
बढ़ोतरी है बलात्कार में, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की मासूम बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसके बारे में आप एफआईआर लगा रहे हो, यहाँ जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें इसी तरह से अगर आप शेड्यूल कास्ट में देखेंगे अपराध की स्थिति, तो नवंबर तक में 32,106 मुकदमे दर्ज हुए 20 में, 21 में हुए 37,789 और इस साल हुए हैं 42,549। इसका मतलब बढ़ोतरी है लगभग 32.53%। ये रिकॉर्ड है एक तरह से। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं। इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं, सरकार बचाने के चक्कर में वो सारी जिंदगी की ताकत लगा करके उसी पर जमे हुए, कैसे भी कले मेरी सरकार चले। और जब मैं आपको एक बहुत ही कड़वा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इस सरकार में सारी जनता बेरहमी से लूटी जा रही है, कोई पूछना नहीं। बड़े भ्रष्टाचार को छोड़ दो आप, बाकी लोगों ने कहा, मैं छोटी बात करता हूँ आपको। जब कोई पटवारी भी कोई एमएलए चाहेगा वही लगेगा, एसडीओ भी वही लगेगा, तहसीलदार वही लगेगा, थानेदार वही लगेगा, डिप्टी वही लगेगा, तो निश्चित रूप से फिर जनता तो भगवान भरोसे है। आज की तारीख में तो इन अधिकारियों केवल एक को सैल्यूट मारना है, बाकी के तो सबके चामड़े उतारना है। तो राजस्थान की जनता जिस प्रकार से अभी तहसील से लेकर एसडीओ से लेकर पटवारी से लेकर जिस बेरहमी से लूटा जा रहा है, ये इस साल का एक तरह से सबसे बड़ा जो मैं अनुभव करता हूँ कि राजस्थान की जनता को इससे, अब इस सरकार की इससे ज़्यादा असफलता आप क्या आंक सकते हो। एक मुख्यमंत्री एक अपने पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को गद्दार कहता है। अब ये शब्द आपकी डिक्शनरी में अनुशासन में आता है ना, गद्दार है। और अगर गद्दार है और आप डिसिप्लिन पार्टी हो तो एक मंच पर कैसे बैठे हो यार, या तो आप मत बैठो या वो ना बैठे, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए ना। और अगर इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है और उसके बाद भी इन्हें कुछ लगता ही नहीं है, मतलब इनके जो पर्यवेक्षक आते हैं या इनके जो प्रभारी आते हैं उनके सामने जिस प्रकार का नाटक होता है और जिस प्रकार की अनुशासनहीनता होती है, जिसके बारे में वो जाकर बोलते हैं कि 48 घंटे में फैसला कर लेंगे, वो मजबूर होकर के सरकार को टिकाए रखने के लिए एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो एक तरह से एक मंत्री दूसरे पर आ लोग है ना, प्रमोद भाई पे जो है वो भरत सिंह जी कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं होगा। कोई माइंसों में है, कोई जो है भूमाफियों में है, किसी को आपने देखा होगा दवाई खरीदने में है, किसी का जो है ना हमारी इंदिरा रसोई घर में है, किसी ने और मतलब एक तरह से लूटखोरों का धंधा हो गया। राजस्थान जिस बेरहमी से लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार में, वो वास्तव में अपनी सारी सीमाएं जो है ना वो पार कर रहा है। और जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं वो तुष्टीकरण की एक सबसे बड़ी मिसाल जो मुझे दिखाई देती है कि आपने देखा होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री के घर में जोधपुर में जिस प्रकार का सांप्रदायिक दंगा हुआ और जो स्थिति मुख्यमंत्री के यहाँ अपने स्वयं ने अनुभव की, वो इसके लिए करौली का दंगा तो इससे भी अलग पार कर गया। आपसे परमिशन लेकर के उन्होंने यात्रा अपनी शुरू की, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी पुलिस की है, लेकिन एक स्थान विशेष पे जाने के बाद ऊपर से जो पत्थर बरसात हुई और उसके कारण से पुलिस भाग गई और भगदड़ मच गई और 2 घंटे तक वहाँ का बाजार जलता रहा। करौली इतना छोटा शहर है कि पुलिस एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर पहुँचना भी चाहे तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा। वहाँ 2 घंटे तक तुम्हारी पुलिस नहीं पहुँची, इससे ज़्यादा क्या तरीका होगा। तुम्हारी रामनवमी का जुलूस निकलेगा, धारा 144 लगाओगे, पीएफआई का जुलूस निकलेगा, उसको अधिकार तुम परमिशन दोगे। तो ये तुम्हारा जो है ना सोच जो है ना, ये सारी घटनाएं ये बता रही है कि तुम इस तुष्टीकरण के कारण राजस्थान को जला के खा कर रहे हो। उदयपुर की घटना जो कन्हैया की हुई है, वो इस बात को प्रशासनिक गलती के कारण से पहले ही दिन उस व्यक्ति ने जाकर शिकायत कर दी, मुझे इस नंबर से बराबर सर कलम करने का फ़ोन आ रहा है बार बार। उसने धान मंडी थाना उदयपुर का उसमें जाके नोट करा दिया। थानेदार ने उस आदमी को ट्रेस कर लिया, एक जगह बुला करके समझौता करके रवाना कर दिया। उसके बाद भी फिर थ्रेटनिंग आई, फिर जाकर पुलिस को कहा कि मुझे फिर थ्रेटनिंग आ रही है और इस कारण से मैं दुकान पे जा नहीं सक रहा हूँ। तो 4 दिन तक उसने दुकान नहीं खोली। उसके बाद 5वें दिन खोली तो सरकलम कर दिया गया और वीडियो वायरल कर दिया। इसी तरह से आपने देखा होगा भिलवाड़ा की जो तापड़िया की हत्या हुई है वो सरे बाजार में हुई है और वो सरे बाजार में उसका भाई उसके साथ था। मैं उस जगह गया उस आंदोलन में,
जिसमें एफआईआर में उसके भाई ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये अभियुक्त थे। उन्होंने रात को दूसरों को पकड़ करके उनका एफआईआर में नाम दूसरों का लिख दिया ताकि उनकी लोकेशन और उनकी कहीं आएगा तो केस आगे चल करके उड़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इसी तरह से चित्तौड़ में हुआ। चित्तौड़ में जी सोनी की हत्या हुई इसी प्रकार से हुई, एक के बाद एक घटना। ये इस बताता है कि ये जो तुम्हें जो तुष्टीकरण के आधार पर जो प्रदेश को चला रहे हो, इसके कारण से ये जो आग लग रही है इसके बारे में भी तुमको किसी प्रकार। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ किसान इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है, जिनको आप सड़कों पे देख रहे होंगे। क्या चाहते हैं? खाद बीज चाहते हैं। अब खाद बीज की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब ये सरकार बोलती नहीं है। आपने अपनी डिमांड कितनी दी थी आपको खाद के लिए? 8 लाख टन की डिमांड दी ना। 8 लाख के बजाय आपको 12 लाख टन तो मिल चुका है। अब आप डिमांड ही क्रिएट नहीं करो और समय पे जब खाद आता है तो उसकी बांटने की व्यवस्था भी आप नहीं करो, तो लोग ऐसे खड़े हैं जैसे कोई मेला है ना। आपको लाइनें देख करके शर्म आती है कि माताएं बहनें भी लाइनों में किस तरह से धक्के खाती हुई खड़ी है और आपके पास खाद बीज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपने एक और नाटक किया है किसानों को मूर्ख बनाने के लिए। वसुंधरा जी के टाइम पर हमने प्रत्येक किसान का मतलब राजस्थान में 16 लाख किसान हैं जिनको एग्रीकल्चर कनेक्शन है, उन सब का हमने 10,000 रुपया सालाना माफ किया और उससे अधिक बिल आएगा तो आपको चुकाना है। इन्होंने कलाकारी करके 3 साल तक उस जो पैसा आपको देना था उसको तो कर दिया बंद, और उसके बाद आपने वाहवाही पीटने के लिए हमने 12,000 रुपया सालाना कर दिया। इसका मतलब आपने बढ़ाया तो 2,000 रुपया है ना। 50,000 का जो उसे फायदा मिलता था उसकी जगह तो आपने कर दिया 24,000, तो 26,000 का घाटा तो आपने वैसे ही कर दिया। और उसमें भी एक और कलाकारी की है कि पहले 16 लाख किसानों को ये फायदा होता था, आज की तारीख में ये केवल 5-5.5 लाख किसानों को हो रहा है। तो 10 लाख किसान इस योजना में से भी बाहर निकाल दिया गया। तो इस किसान को बहुत बड़ा घाटा हुआ। बिजली देते नहीं, बिजली का दाम बढ़ाते हो आप, कोयला आप समय पे लेते नहीं, कोयला के कारण से आपकी कोयला का जितनी भी जनरेशन करती है वो सारी बंद है। और आपको सस्ती बिजली मिल रही है पर आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों से कर रहे हो कि 16 रुपया और 15 रुपया यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हो और आप उपभोक्ताओं को देकर के। तो एक तरह से ये जो बिजली का जो एक अलग से खेल तैयार हुआ है, ये भी सारे राजस्थान के लोगों को बहुत दुखी और मन में आक्रोश। तो हमारी ये जो सारी यात्रा है, मैं सोचता हूँ कि वो केवल और केवल हमारी नहीं है, राजस्थान की जनता के मन में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मतलब सामान्य नागरिक हो, इस समय जिस प्रकार के हालात बने हैं। और जुलूस जब निकाले 17 तारीख को तो बहुत बड़े विज्ञापन देके ये हमने कर दिया। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब इतना देना, कोई 25 करोड़ की योजना जो राजस्थान के 4 बजट में आपने अपने फंड से घोषित की हो और वो पूरी होकर के जनता के सुपुर्द कर दी हो, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में हो, तो सिर्फ नाम बता दो। ये केंद्र की जो योजनाएं हैं ना, केंद्र से जितने मेडिकल कॉलेज खुले उनके जाके फीते काट करके आप उस पर लगा रहे हो। योजना का नाम बदल करके अन्नपूर्णा को आप है ना गांधी जी के, इंदिरा गांधी के नाम से उसका परिवर्तन कर रहे हो। पहले बच्चों को दूध मिलता था, अब वो बंद कर दिया, वापस दूध को आपने शुरू किया। मतलब एक तरह से आपका ये जो चल रहा है खेल तमाशा, ये केवल और केवल चुनाव। और ये जो 5वां बजट अब आने वाला है, ये 5वां बजट धरती पर आ ही नहीं सकता। ये केवल और केवल ताली पिटाने के लिए बजट होगा। 4 बजटों में जो कुछ आना था वो जो भी धरती पर आज आ चुका है, उसका अब 31 मार्च 22 को पूरा हो जाएगा साल। कृपा करके एक लिस्ट दे दें जिससे ये पता लगे राजस्थान की जनता को कि आपने इस बजट को धरती पर उतारा है या केवल कागजों में दौड़ाया है। आपके कोई सवाल? ज्ञानवापी पर जो गाना गाया था सोनू शिकारी ने, उसको गिरफ्तार किया गया था कोटा पुलिस ने। अब जो कोटा पुलिस है सरकार के दबाव में कुछ नहीं बोल रही। देखो, मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात को कहने की आज़ादी तो है। अगर कोई आपको ऐसे लगता है तो उसका कानूनी पहलू को देख करके आप करो, पर किसी व्यक्ति विशेष से कि वो आपके खिलाफ है इसलिए गिरफ्तार करो, ये कानून नहीं कहता है।
यानी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किसी ने कुछ बात बोली, उसमें अगर कानूनी पक्ष आता है तो कार्रवाई होगी, और कानूनी पक्ष नहीं है तो मैं सोचता हूँ किसका गाना कौन गाता है, ऐसा कोई नहीं। कटारिया जी, मेरा एक सवाल था। अभी आपने कहा कि ये जो सरकार है कांग्रेस की, अशोक गहलोत सरकार आसानी से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और आपके जो नेता है किरोड़ी जी वो कहते हैं कि मैं प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेनामी संपत्तियां उनका दूंगा डिटेल, तो कब रोके आप लोग सत्य को? भाई इसका तो सवाल वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी इकट्ठी कर रखी है, मेरे पास तो इकट्ठी नहीं है। उसका जवाब किरोड़ी जी ने देखो दे दिया था आपको। वो तो किरोड़ी देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इससे बड़ी सबूत क्या है, इस बिरला ऑडिटोरियम में जो सवाल उन्होंने माइक पर खड़े होकर पूछा और उसका जवाब सारे टीचर ने दिया, ये छोटा है भ्रष्टाचार या बड़ा है भ्रष्टाचार, तो है कि नहीं है? वो सब कह रहे हैं कि हाँ हमको पैसे देने पड़ते ट्रांसफर के, है कि नहीं? मैंने तो नहीं कहा था ये, दोबारा भी उन्होंने ही पूछा, मैंने नहीं कहा था आप दोबारा पूछो, और दोबारा पूछे तो लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि हाँ एक दिया। सीआरसीपी के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने योजना का कोई प्रारूप नहीं बदला, वो जो इनकी योजना थी पूर्ववर्ती सरकार की वही हमने लागू की है। देखो मैं सोचता हूँ ये 33,000 करोड़ की योजना है, और जिस तरह से उसमें पानी का आवक है, जितने डिपेंडिटी है, इसके बारे में भिन्नता। अब तक जितने प्रोजेक्ट बने वो 75% से अधिक अगर होती है तो उस पर योजना केंद्र और राज्य दोनों मिलके, अब 50% की अगर उसकी कैपेसिटी है तो उस पर बनाने में केंद्र ने अब तक का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। फिर भी राजस्थान सरकार इस बारे में सोचे कि हमको सरफेस वाटर चाहिए, तो ये जो नदी जोड़ने का कार्यक्रम अटल जी ने जब घोषणा की थी, तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिनमें ओवरफ्लो होता है। जैसे माही से हमारा बहुत पानी हम छोड़ते हैं, इसी तरह से आपका चंबल का भी बहुत पानी जो है ना हमको छोड़ना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ ऐसी नदियाँ हैं जिनमें अधिक बारिश के दिनों में पानी आता है, उनको अगर आपस में भी एक दूसरे को जोड़ लें तो भी हमारी पानी की देवी। नर्मदा का जो पानी हमको मिलना है उसके बारे में ड्राइव करें तो कई राज्यों को, मैं सोचता हूँ कि ये 13 जिलों के लोगों को पानी की तकलीफ हो रही है, इसमें कोई नकारा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन योजना को जिस ढंग से बनाना चाहिए उस ढंग से आपको बनाना चाहिए। अब ये 33,000 करोड़ ये मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में दे देगा और योजना जमीन पे आ जाएगी। ये 33 की है, ये 1 लाख करोड़ पे जाएगी जिस दिन ये कंप्लीट होगी। इस 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए कितने सालों की चाहिए? केवल कोहनी पे गुड़ मत लगाओ, सच्चाई के साथ बोलो जो योजना जमीन पे उतर सके।